नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 29 अप्रैल 2022 है, दिन है फ्राइडे। हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टैक्स ऑन फ्यूल, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देन वी हैव कॉर्बेवैक्स फॉर चिल्ड्रन, जो इमरजेंसी अप्रूवल दिया है, तो उसको लेकर ये एक आर्टिकल है। फिर कैसे अलग अलग राज्य जो हैं वो एक दूसरे से चीज़ों को सीख सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। ये आर्टिकल लिखा है एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने, और इंस्टेंट जस्टिस क्या है, कैसे हमारे समाज में इसके प्रति एक एक चार्म जो है इंस्टेंट जस्टिस का वो काफ़ी बढ़ चुका है, और क्यों ये नेगेटिव है। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो हमें इंस्टेंट जस्टिस वाले आर्टिकल में पढ़ने को मिल रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, राइट। एक और चीज़ आगे बढ़े उससे पहले, thank you very much to all those students who are, of course, sharing this lecture on a regular basis. आप इसको शेयर कर रहे हैं और इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रही है। व्यूज़ आर गोइंग अप, नए नए स्टूडेंट्स इस सीरीज़ के साथ जुड़ रहे हैं, नए सब्सक्राइबर्स इस चैनल को मिल रहे हैं, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए, राइट। प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज़, या फिर जो भी वीडियोस आपको पसंद आते हैं इस चैनल के, उनको शेयर ज़रूर कीजिए, राइट। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ऐसा मत सोचिए कि आप शेयर करेंगे तो किसको पता चलेगा, आप इन्फ्लुएंसर नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप इस सीरीज को देखते हैं, आप इस चैनल के वीडियोस को देखते हैं और आपको पसंद आते हैं, तभी आप शेयर करेंगे, इजंट इट। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि लोग शेयर इसलिए नहीं करते, उनको लगता है कि वो शेयर करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ गया, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट रिमेंबर, एक एक बूंद से ही समंदर बनता है, इजंट इट। तो प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग, इट विल बी अ वेरी बिग हेल्प टू द चैनल, ऑफ कोर्स। जस्ट कट इट, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हम सब जानते हैं कि आजकल हम फ्यूल जो हैं वो 3 डिजिट प्राइस पे कर रहे हैं। 3 डिजिट यानी कि 100 या फिर 100 से ज़्यादा। कुछ राज्यों में 104 हैं, कुछ में 105 हैं, राइट। डीजल की प्राइस भी लगभग 100 रुपए के आसपास ही है। तो पेट्रोल की प्राइस तो 100 प्लस है, डीजल की प्राइस 95 प्लस बहुत सारे राज्यों में चल रही, 99, 100 एक्सेट्रा। The political argument over India's tax policy on पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज एन एसेंशियल वन। अब इस चीज पर एक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट होने लगी है, खास करके सेंटर वर्सेस स्टेट्स की बात करें। और कल के जो फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में हमने बात की थी कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कुछ राज्यों को ये कहा है कि आप जो फ्यूल के ऊपर टैक्स है उसको थोड़ा कट डाउन कीजिए। सरकार ने नवंबर में फ्यूल को कट डाउन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवंबर में अपनी जो एक्साइज ड्यूटी है फ्यूल पर उसको कम की थी। और कुछ राज्यों ने फिर अपना वैट जो है वो कम किया, क्योंकि आपको पता होगा कि फ्यूल जो है, ये पेट्रोल एंड डीजल थिंग्स जो है, ये जीएसटी के तहत नहीं आते हैं, राइट। इसके ऊपर जीएसटी हम पे नहीं करते, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने टैक्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स इंडिपेंडेंटली टैक्स पेट्रोल एंड डीजल। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी टैक्सेस एंड स्टेट गवर्नमेंट की टैक्सेस, इसका मतलब है दे इंडिपेंडेंटली टैक्स पेट्रोल एंड डीजल। अब रही बात पैसों की। सी, जो रूट कोस है ना, ये प्रॉब्लम का जो फ्रिक्शन हो रहा है, खास करके ऑपोजिशन लेड स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, उसके पीछे मेन रीजंस क्या है? उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, ये टैक्स जो है उसके पैसे जो हैं वो आपको शेयर करने पड़ेंगे। किसके साथ? राज्य सरकारों के साथ। फॉर एग्जांपल, जो जीएसटी कलेक्ट होता है, तो जीएसटी का एक चंक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, और बाकी के पैसे जो है वो सारे राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। और फाइनेंस कमीशन जो है वो एक फॉर्मूला रेकमेंड करता है, वो परसेंटेज तय करता है। फॉर एग्जांपल 42% जो है, तो 42% में अब क्या किया फाइनेंस कमीशन ने कि 41% जो है वो राज्यों के लिए, बाकी के सारे राज्यों के लिए, और 1% जो है वो स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए रखा है।
बाकी के 41% जो है वो बाकी के राज्यों के साथ आपको शेयर करने हैं। और बाकी के जो ये 100 में से ये 42 हो गए, एंड द रेस्ट ऑफ द मनी विल बी विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितना हुआ? 58% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 270। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सेस और सरचार्जेस ये चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती हैं, स्टेट इनको कलेक्ट करते हैं, ये पैसे जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। और आर्टिकल 270 ये कहता है कि ये जो सेस और सरचार्ज में जो पैसे मिले सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो राज्य के साथ शेयर करेगी, वरना ये पैसे कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। इसमें स्टेट ऐसा नहीं कह सकते कि हमें इसमें से पैसे दीजिए, कोई अधिकार नहीं है। सेस और सरचार्जेस जो हैं वो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हैं। और बहुत सारी चीज़ों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे सेस लगाए हैं, एजुकेशन सेस और स्वच्छता सेस, एंड देयर आर सो मेनी अदर सेस एज वेल। मार्च 2020 में पेंडेमिक की शुरुआत हुई, लॉकडाउन होने लगे। अब लॉकडाउन था तो फ्यूल की कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। और फ्यूल के बारे में ऐसा है कि जो ऑयल का प्रोडक्शन है ना, क्रूड ऑयल का, वो ऐसी कोई स्विच नहीं है कि आपने एक स्विच प्रेस कर दी और ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो बंद हो गया। जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उनको एक बार आपने स्टार्ट किया, फिर उनको बंद करना जो है, इट विल क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस। और फिर उसको फिर से स्टार्ट करना जो है, उसके लिए भी बहुत बड़ा खर्च होता है। तो अब उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए कि ये फैन या लाइट की तरह नहीं है कि आपने ऑन किया ऑफ किया, राइट। ये एक लंबी प्रोसेस होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस इसमें हो जाता है। तभी तो ऐसी सिचुएशन हुई कि ऑयल जो है वो नेगेटिव में चला गया था। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आप ट्रक लेकर जाए यूएसए में, और जो यूएसए में जहाँ से ऑयल निकलता है, तो वहाँ पर ट्रक लेकर अगर आप जाएंगे तो आपको फ्री में ऑयल तो भर देंगे। नॉट आपकी टैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जो ऑयल ट्रांसपोर्टिंग ट्रक्स होते हैं ना, जिसका मेन मीन्स उसमें 50,000 लीटर, 1 लाख लीटर, उससे भी बड़े ट्रक्स होते हैं। तो इतने बड़े बड़े ट्रक्स की जो टैंक है वो फिल कर देंगे, और वो भी फ्री में नहीं, आपको पैसे देंगे। आप ट्रक लेकर जाएंगे, आपके ट्रक में जो ऑयल वो भर देंगे, क्रूड ऑयल, तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। $20, $40 तक तो मैंने सुना था कि इतने पैसे जो है वो, इसको क्या, ऑयल इतना नेगेटिव में चला गया था। तो जस्ट इमेजिन के फ्री में भी नहीं, ऊपर से आपको पैसे मिलेंगे। आप ऑयल लेकर जाइए और आपको पैसे मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन कभी सुनी है? नहीं सुनी ना। बट दिस वाज ए रियलिटी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उसको स्विच ऑफ करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल था। मीन्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो इट इज़ बेटर कि आप दे दीजिए, आप जिसको चाहिए वो आकर ऑयल जो है वो लेकर चला जाए। सिचुएशन ऐसी हो गई थी पेंडेमिक के टाइम पर, बिकॉज लॉकडाउन वॉज देयर एवरीवेयर। तो डिमांड नहीं थी, सप्लाई जो है वो कंटिन्यूस थी। अब 14 मार्च 2020 हमारे देश में 25 को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना 2020 में। और मई 2020 की बात करें तो सरकार ने उस टाइम पर जो सेंट्रल एक्साइज है, अब देखिए लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था, अब 10 दिनों के बाद यहाँ से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। सेंट्रल एक्साइज जो है अनब्रांडेड पेट्रोल और डीजल पर 44% और 69% इंक्रीज की। सेंट्रल एक्साइज यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज किया। और धीरे धीरे ये जो सेस हैं वो भी इंक्रीज करते गए। अब जनवरी का देखिए 2020 में क्रूड की प्राइस कितनी थी? $65 पर बैरल। और उसी साल के अप्रैल में ये प्राइस हो गई $20 पर बैरल। और पंप प्राइस डीजल की जो है वो इंक्रीज हुई इसी समय में, राइट। 67.96 रुपीज पर लीटर थी दिल्ली में उसकी प्राइस, तो ये 69.39 हो गई। तो जिस वक्त हमें नियरली $20 पर बैरल में ऑयल मिलता था, उस टाइम पर हमारे देश में डीजल की प्राइस, फ्यूल की प्राइस जो है वो इंक्रीज की गई। तो ये कहाँ का लॉजिक था सरकार का? और
अगर हम देखें कलेक्शन की बात करें, टैक्स कलेक्शन की, तो ऑफ कोर्स सरकार मींस जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, -6.6 हो गई थी जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसके ऊपर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिली। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फ्यूल से उनको जो रेवेन्यू मिलता है वो 36% इंक्रीज हुआ। 4.5 लाख करोड़ रुपीस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ फ्यूल का जो टैक्स है, फ्यूल में से जो इनकम होती है उसमें 36% राइज हुआ, ऐसे समय पर जब फ्यूल की डिमांड सबसे कम थी। रही बात स्टेट्स की, तो कलेक्टिवली सभी राज्यों की बात करें तो वो जो अलग अलग टैक्स लगाते हैं तो 1.5% ड्रॉप हुआ इनकम में। उनकी इनकम श्रैंक हुई, कम हुई बाय 2.2 लाख करोड़ रुपीस। About 68% of the 6.72 lakh crore of revenue generated by the petroleum sector in financial year 21 went to Government of India. जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था 6.72 लाख करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल ईयर 21 में, उसमें से 68% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर चले गए। क्रूड की प्राइस जो है वो 2021 में धीरे धीरे स्टार्ट हुई। अगस्त 2021 में तमिलनाडु ने ये जो फ्यूल की प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस जो है वो थोड़ी कम की। गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, कि पेट्रोल और डीजल पर जो एक एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं तो ये कम की सरकार ने, और इसकी वजह से 20 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने अपने वैट एक्सेट्रा चीजें जो हैं वो इस पर कम की। अब जब हम फ्यूल की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा चंक रहता है, पैसा जो है वो उसका बड़ा शेयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहता है। और अब सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे देश में फ्यूल की प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसकी वजह से एज वी नो इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका है। एंड द प्रॉब्लम इज कि अब लोग जो हैं वो पैसे खर्च नहीं करेंगे। एक पूरा माहौल ऐसा है, मीन्स हर जगह पर आपको ये सुनने को मिल रहा होगा, आई एम श्योर, कि महंगाई जो है वो बहुत बढ़ गई है, सोच समझ कर पैसे खर्च करने चाहिए, फालतू के खर्च नहीं करने चाहिए एक्सेट्रा। इसकी इम्पैक्ट क्या होती है पता है? सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाते हैं मार्केट के, नया प्रोडक्शन नहीं होगा, नई डिमांड नहीं होगी, नई एडवर्टीजमेंट नहीं होगी। ओवरऑल आई वुड से कि सेंटिमेंट जब नेगेटिव होता है तो लोग कम चीज़ें खरीदते हैं, कम खर्च करते हैं। और दूसरी हकीकत ये भी है कि क्योंकि लोगों का खर्च बढ़ चुका है, उनकी सेविंग कम हो चुकी है, तो दिस इज ऑल्सो अ रीज़न। तो सरकार अगर थोड़ा बहुत फ्यूल की प्राइस को कम करे, लोगों के पास अगर अपनी जेब में थोड़े पैसे ज़्यादा रहेंगे तो वो खर्च करेंगे, और जब लोग खर्च करेंगे, जब कंजम्पशन बढ़ेगा, तभी हमारा ग्रोथ जो है वो मेंटेन रहेगा। वरना ग्रोथ जो है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, और ग्रोथ अचीव नहीं करेंगे तो फिर डेवलपमेंट अचीव नहीं हो पाएगा। राइट, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। वी नीड अप्रोप्रिएट फिस्कल एडजस्टमेंट। आगे बढ़े उससे पहले डिफरेंस, डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। इन हेस्ट द हिंदू का ये आर्टिकल है 26 अप्रैल को। कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो 2 वैक्सीन को EUA यानी कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। नंबर 1 है कॉर्बेवैक्स। ये 5 से लेकर 11 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी, कॉर्बेवैक्स। और जो 6 से 11 साल के बच्चे जो हैं तो उनके लिए एक कोवैक्सीन जो है उसको अप्रूवल मिल चुका है। अब यहाँ पर भी ये बात आ रही है कि जो जनवरी 2021 में, देखिए 2021 वाला जो समय था दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, इजंट इट। उस टाइम पर हमारे पास वैक्सीन का जो फेज 3 ट्रायल है उसका सेफ्टी और एफिकेसी का डेटा नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार ने जल्दबाजी थोड़ी की और वैक्सीन जो है उसको अप्रूवल कर दिया। मीन्स उस टाइम पर ऑप्शंस इतने ज्यादा हमारे पास थे नहीं। राइट, इट वाज मोर लाइक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, क्योंकि कोविड जो है वो हर जगह पर फैल रहा था और लॉकडाउन पर लॉकडाउन हो रहे थे, और इट वाज अ वेरी हॉरिड टाइम। लेकिन इस बार अभी तो कोई ऐसी खास इमरजेंसी जो है वो नहीं है। और डेल्टा वेरिएंट जो बहुत ही डेडली, सेकंड वेव में डेल्टा वेरिएंट ने ही सबसे ज़्यादा लोगों की जान ली है, ऑक्सीजन की कमी, ये वो सारी चीज़ें हुई। और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो पर्टिकुलरली थर्ड वेव में था, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो स्प्रेड ज़्यादा होता है, राइट, एक्सट्रीमली ट्रांसमिसिव है लेकिन डेडली नहीं है। और डेल्टा वेरिएंट जो है वो काफ़ी डेडली था,
लेकिन जब हम बच्चों का एनालिसिस करें तो पता चलता है कि चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर डू नॉट सफर फ्रॉम सीवियर डिजीज। उनको डेल्टा की इतनी कोई खास इम्पैक्ट नहीं हो रही है या फिर नहीं हुई। और ये आंकड़े कहते हैं, देखिए आईसीएमआर का जो 4th सीरो प्रेवलेंस सर्वे है जून जुलाई 2021, सून आफ्टर द सेकेंड वेव पीक्ड नेशनली, फाउंड दैट हमारे देश में 6 से 9 ईयर के जो बच्चे हैं तो 57.2% जो हैं उनके अंदर ये सीरो प्रेवलेंस सर्वे में पाया गया कि उनको वायरस का इन्फेक्शन मीन्स उनके अंदर एंटीबॉडीज मिली हमें। और 61% जो बच्चे जो 10 से 17 ईयर्स की रेंज में आते हैं तो उनके अंदर ये एंटीबॉडीज हमें मिली। और एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में 66.7%। तो जस्ट इमेजिन के एडल्ट्स पर ये अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं उनकी इम्पैक्ट, खास करके सेकेंड वेव के बाद की बात करें तो डेल्टा की इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन बच्चों पर डेल्टा की इम्पैक्ट ना के बराबर थी। अब स्कूल्स जो है वो वापस ओपन हो रही है तो ऑफ कोर्स एवरीवन इज बिट वरीड। कोई भी पेरेंट्स जो है वो नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को कोविड हो, इजंट इट? और स्कूल भी नहीं चाहेगा कि कोविड स्प्रेड हो, क्योंकि वरना फिर से स्कूल बंद हो जाएगी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हर कोई चाहेगा तो यही कि उनके बच्चों को ना हो, और द बेस्ट इज वैक्सीन, राइट? लेकिन अब इतनी इमरजेंसी नहीं है तो थोड़ा हमें ईयूए का रूट जो है वो थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी जो है वो डेफिनेटली सरकार ने की है। और एक हमारे देश में एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, NTAGI। अब ये जो NTAGI है ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए जो वैक्सीन होती है ना, इसका क्लियरेंस, फाइनल क्लियरेंस ये बॉडी देती है। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया? द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी सेट ए प्रेसिडेंट लास्ट मंथ बाय क्लियरिंग Corbevax for children 12 to 14 years without first seeking the approval of NTAGI। यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने NTAGI को पूछे बिना, उनसे अप्रूवल लिए बिना लास्ट मंथ, पिछले महीने ही ये कॉर्बेवैक्स जो है उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसका मतलब ये है कि NTAGI जो है एक एक्सपर्ट बॉडी जो है इसको इग्नोर किया गया। और 27 अप्रैल की बात है जब हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि अब हमें एलिजिबल बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना चाहिए। तो अगेन जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जैसे साइड स्टेप किया था वैसे ही टॉप लेवल ने भी NTAGI को एक और बार साइड स्टेप कर दिया है। और दिस इज लाइक कि हम जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग है उससे थोड़े दूर जा रहे हैं, जो थोड़ा चिंता का विषय है फॉर श्योर। केरला मूव टू स्टडी गुजरात स्कीम, इंडियन एक्सप्रेस का ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। केरला की जो सरकार है पिनाराई विजयन साहब की सरकार, तो उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी VP जॉय को गुजरात भेजा है ताकि वो गुजरात की जो ये डैशबोर्ड स्कीम है उसको स्टडी कर सके। अब जॉय साहब जो हैं वो अहमदाबाद पहुंचे और यहाँ पर जो उनकी गुजरात की जो स्कीम है ना, ये डैशबोर्ड की स्कीम, इसमें ऐसा है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपनी ऑफिस में बैठे हैं और एक बड़ी सी स्क्रीन है उनके सामने, और स्क्रीन से वो अलग अलग पब्लिक वर्क्स को देख सकते हैं, अलग अलग मंत्रालयों का जो प्रोग्राम चल रहा है और ब्यूरोक्रेट्स, ये सारी चीज़ों को रियल टाइम वहाँ पर बैठे बैठे देख सकते हैं, सारी चीज़ों, ग्राफ और एनालिटिक्स एक्सेट्रा। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फीचर है गुजरात मीन्स एक अच्छी टेक्नोलॉजी का एक सही इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर गुजरात सरकार कर रही है। अनफॉर्चुनेटली अब देखिए हम कैसे पोलराइज्ड ज़माने में जी रहे हैं कि एक ही देश का एक राज्य, जो केरला के अगर कोई व्यक्ति गुजरात आकर चीज़ों को सीख रहे हैं तो जो केरला के ऑपोजिशन लीडर्स हैं या फिर ऑपोजिशन पार्टी वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था एक्सेट्रा। मीन्स दिस इज रिडिक्यूलस, क्योंकि अगर मीन्स हम एक देश के अलग अलग राज्य जो हैं वो वी आर वन, वी ऑल आर इंडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? और ये किसके लिए हो रहा है? ये सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए हो रहा है। अगर केरला की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी, अगर बिहार की तरक्की होगी तो भी देश की तरक्की होगी, अंडमान निकोबार की तरक्की होगी तो इवेंचुअली देश की तरक्की होगी। और हमारे देश में 1950s में यह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया। अब इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर होते हैं,
इसमें यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, नीति आयोग के मेंबर्स होते हैं इसमें, और जो इंडिपेंडेंट चार्जेस वाले जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ना, जूनियर मिनिस्टर्स, तो वो इस एनडीसी जो 1950s के टाइम से चल रही है तो इसके मेंबर्स होते हैं। और ये एनडीसी को क्यों बनाया गया था? ताकि राज्य सरकारें जो है ना वो एक दूसरे के साथ आइडियाज को शेयर कर सके, एक दूसरे से चीज़ों को सीख सके, और जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है, जो सबसे बेस्ट चीज़ अगर किसी राज्य, जैसे कि गुजरात का ये डैशबोर्ड जो है वो अच्छी एक बात है गुजरात की, तो वो दूसरे राज्य इंप्लीमेंट कर सके। सेम थिंग गोज विथ कि गुजरात जो है वो केरला से स्कूल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के बारे में सोच सकता है। तमिलनाडु जो है वो उत्तर प्रदेश को ये सिखा सकता है कि कैसे वेलफेयर स्कीम और रोबस्ट पब्लिक हेल्थ सिस्टम को चलाया जा सके, क्योंकि तमिलनाडु इसमें बहुत आगे है। जम्मू एंड कश्मीर से दुनिया के देश के बाकी राज्य जो हैं वो लैंड रिफॉर्म्स की चीज़ें सीख सकते हैं। कर्नाटका से आप पंचायती राज से इंस्टीट्यूशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है वो चीज़ सीख सकते हैं, और महाराष्ट्र से हम रूरल कोऑपरेटिव्स कैसे प्रॉफिटेबली काम कर सकती है वो चीज़ें सीख सकते हैं। तो जब भले ही ऑपोजिशन पार्टी मीन्स कोई भी स्टेट जो है वो किसी भी स्टेट से अगर कोई अच्छी चीज़ सीखेगा तो इवेंचुअली बेनिफिट किसका होगा? हम सबका होगा, सिटीजन्स का होगा और हमारे देश का होगा। इंस्टेंट जस्टिस, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। विभूति नारायण राय साहब ने इसको लिखा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। देखिए 19th सेंचुरी में ऐसा माना जाता था कि जो क्रिमिनल है ना वो एक कर्स्ड क्रीचर है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्राइम कर रहा है तो मीन्स वो उसको कोई श्राप है उसके ऊपर, और ये पैदा ही ऐसा हुआ है, ये व्यक्ति उसके अंदर हैवान है और ऐसे व्यक्ति को तो मार ही देना चाहिए, तुरंत ही मार देना चाहिए, राइट। और क्रिमिनल्स को बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता था 19th सेंचुरी में, और उस टाइम पर इंस्टेंट जस्टिस जो है दैट वाज वेरी कॉमन थिंग, कि अगर कोई क्रिमिनल है तो लेट्स से कोई एक कपल है, राइट, दोनों मैरिड हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और वो पकड़े गए, तो बहुत सारे देशों में ऐसे, बहुत सारे समाजों में ऐसा था कि उनको पत्थर मार मार कर मार दिया जाता था। फिर किसी ने कोई क्राइम किया तो बी हेड कर दिया, राइट, उसका गला काट दिया, उसको सरेआम लोगों के सामने उसको लटका दिया, राइट, सूली पर चढ़ा दिया, फांसी पर चढ़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी कॉमन थी, और जस्टिस जो था वो काफ़ी इंस्टेंट था, लाइक इंस्टेंट नूडल्स, और राइट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं थी। और चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं, इज़न्ट इट? जो चीज़ें पहले क्राइम मानी जाती थी, आज वे सारी चीज़ें जो हैं उनको पनिशमेंट नहीं माना जाता है। फॉर एग्जांपल एक जो क्रिमिनल होता है, और या फिर सो कॉल्ड क्रिमिनल जो है, तो उसका भी एक अधिकार, द राइट्स ऑफ ए पर्सन चार्ज्ड टू डिफेंड हिमसेल्फ रीजनेबली हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस, के अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो आप अपने आप को डिफेंड कर सके, ये अब नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। आपको भी एक वकील जो है वो अलॉट किया जाएगा, आपको वो सारे चांसेस दिए जाएंगे ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सके कि आपने वो क्राइम नहीं किया है, तो ये अब नेचुरल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स जो हैं वो पहले क्राइम माने जाते थे, आज क्राइम नहीं माने जाते बहुत सारे देशों में। एलजीबीटी को देख लीजिए, तो एलजीबीटी जो हैं कम्युनिटी के लोग, तो उनको अलग ही माना जाता था, अलग इन द सेंस कि उनको सज़ा दी जाती थी। हमारे देश में भी एक लंबे समय तक सज़ाएं थी, लेकिन इन सारी चीज़ों को फिर हटाया गया, और दुनिया के बहुत सारे देशों में अब ये क्राइम नहीं है टू हैव लेट्स से गे सेक्स और गे रिलेशनशिप। तो चीज़ें काफ़ी चेंज हुई। जितनी एक सोसाइटी, एक समाज जितना सिविलाइज्ड बनता जाता है उतना ही वो कंपैशनेट बनता जाता है। खास करके अगर कुछ यंग लोग जो हैं, लेट्स से किसी ने एक छोटी उम्र में लेट्स से कोई क्राइम कर दिया, ड्राइविंग मीन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हीनियस क्राइम्स, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कि कोई कार लेकर निकल गया 13-14 ईयर्स की उम्र में और छोटा बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो फिर पहले मीन्स बहुत ही स्ट्रिक्टली चीज़ों मीन्स ऐसी चीज़ों को देखा जाता था। सिविलाइज सोसाइटी में इसको और थोड़ा कंपैशनेट तरीके से
देखा जाता है। और जिसको सजा दी जाती है ना, वो पहला ऐसा था कि सजा इसलिए दी जाती थी कि आपको मारा जाए या फिर आपको टॉर्चर किया जाए, एक सॉलिड पनिशमेंट दी जाए। लेकिन अब जो सजा है, मीन्स अब मीन्स हमारे देश की बात यहाँ पर मत लीजिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल बातें कर रहा हूँ मैं, मीन्स ग्लोबल लेवल पर। खास करके हम डेवलप्ड देशों को देख रहे हैं, जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, जो और ज्यादा सिविलाइज्ड सोसाइटीज हैं। तो उसमें किसी व्यक्ति को अगर जेल में भेजा जाता है तो उसका लक्ष्य ये होता है कि पनिशमेंट तो है ही, राइट, आप क्राइम करेंगे, पनिशमेंट होगी। लेकिन जब आप जेल के बाहर निकलेंगे और फिर से जब सोसाइटी का पार्ट बनेंगे तो आप एक रिफाइंड, एक पॉलिश्ड ह्यूमन बीइंग होंगे। आपने सबक सीख लिया जीवन का, और अब वो चीज़ जो है वो आपने छोड़ दी। और ऐसे हमारे देश में तो बहुत सारे ऐसे, हमारी हमारी पुरानी कहानियों में भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल थे, लेकिन उन्होंने फिर बाद में जाकर वो चीज़ें चेंज हुई, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस देखते हैं ना, कि पहले में इतना वेट था, अब ये हो गया, बहुत ही फैट थे उसमें से फिट हो गए, एक्सेट्रा। तो वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लोगों का होता है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के। क्राइम हो गया फॉर वट एवर रीजन, लेकिन अब उनको एक चांस दिया गया और फिर वो अच्छे इंसान बन गए, तो ऐसा होता है। लेकिन अब चीज़ें चेंज हुई है। अब जेल्स में भेजा जाता है तो इसलिए भेजा जाता है कि वो एक रिफाइंड व्यक्ति बनकर बाहर आए। और कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड जो है वो बहुत सारी जगहों से हट चुका है, बहुत सारे देशों ने इसको बंद कर दिया। हमारे देश में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही ये डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाती है। जनरल केसेस में ये नहीं दी जाती है डेथ पेनल्टी। Civilized societies have also recognized the rights of accused as a part of natural justice. जो accused हैं उनको innocent till proven guilty माना जाता है, lawyers और ये सारी चीज़ें दी जाती है, राइट। और बहुत सारी जगहों पर instant justice जो है वो अब नहीं है, पहले जो था इतना नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में आज भी instant justice का एक वो चार्म है। और अभी हमने देखा एक बुलडोजर वाली जो चीज़ें चली हैं दिल्ली के कुछ एरियाज में, तो ना तो जो लोग हैं जो विक्टिम हैं, ना तो उनको वकील दिया गया, ना तो उनको दलील दी गई, ना तो उनको अपील का कोई चांस दिया गया, राइट। डायरेक्टली सरकार ने बुलडोजर या फिर एरोगेंट ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी भी चीज़ को सुनती नहीं है। और इंस्टेंट जस्टिस इसको कहते हैं कि ये इंस्टेंटली जस्टिस करना, बस उनके घरों को गिरा दो, एक्सेट्रा। ना तो उनको वकील, दलील या फिर अपील का मौका मिला। दूसरी एक चीज जो हमारे अंदर है, मीन्स वी हैव टू सी, मैं ऐसा नहीं कि वो हमारे यानी कि आपके अंदर है, मेरे अंदर भी है, क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में रहते हैं। जब मैंने कई बार ये चीज बताई है कि जब लेट्स से निर्भया कांड जब हमने सुना और निर्भया कांड की प्रोसेस को जब हम देखते हैं तो लगता है कि यार ऐसे लोगों को तो है ना ऑन द स्पॉट मार ही देना चाहिए। ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी? मीन्स आई वुड से कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि बहुत सारे जजेस को भी ऐसी फीलिंग आई होगी कि यार ऐसे लोगों को तो आपको तुरंत मार ही देना चाहिए। आई बेट यू ऐसी फीलिंग आई होगी। सेम थिंग गोज विथ जो कसाब है, राइट, जो ये 26/11 में जो पकड़ा गया था एक आतंकवादी, तो उसके बारे में भी लोगों की यही फीलिंग थी। और ये गलत फीलिंग नहीं है, फीलिंग इज नॉट रॉन्ग। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा सोचना पाप है या फिर ऐसा आपने सोचा है तो आप बहुत ही गलत इंसान है, ऐसा नहीं है। सबको ऐसी फीलिंग, आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर्स और मंत्रियों को भी ये फीलिंग आई होगी। इट इज वेरी नेचुरल थिंग, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी फीलिंग एक तरफ है और सिस्टम जो है वो फीलिंग्स पर नहीं चल सकते। सिस्टम का मतलब यही है कि सिस्टम जो है इट्स लाइक ए प्रूवन थिंग। स्टेप 1 2 3 4 5 आपने तय कर लिया है, आपने रिफाइंड करके चीजों को डिफाइन कर लिया है। अब कुछ भी हो जाए, यू हैव टू फॉलो 1 2 3 4 5, ये स्टेप्स जो हैं वो आपको फॉलो करने हैं। तो इंस्टेंट जस्टिस की एक प्रकार से उसके प्रति एक झुकाव होना या फिर फर्स्ट जो रिएक्शन हो वो यही हो कि इंस्टेंट जस्टिस हो, तो दैट इज वेरी नेचुरल। लेकिन फिर इंस्टेंट जस्टिस की वो जो फीलिंग है, वो जो रिएक्शन है, उसको रियलिटी में कर देना, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी डेंजरस, समझे आप। लेकिन हमारी साइकी में, हमारे लोगों की साइकी के अंदर ये बहुत ही डीप एंट्रेंच्ड चीज है कि हमें इंस्टेंट जस्टिस चाहिए। राम मनोहर लोहिया साहब जो हैं वो इसको कहते थे क्रूअल कावडाइस। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मुन्ना भाई MBBS फिल्म आपने देखी होगी,
राइट। मुन्ना भाई जो पार्ट 1 है एमबीबीएस, और फिर सेकंड थी वो लगे रहो मुन्ना भाई। द फर्स्ट वन जो थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें एक सीन है जो संजय दत्त के फिल्म में फादर और रियल लाइफ में फादर हैं सुनील दत्त साहब। वो ट्रेन में से उतरते हैं और फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उसमें, अगर आपने देखा हो तो ऑब्जर्व करना। उस टाइम पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को छोटे छोटे रोल्स मिलते थे इस प्रकार के। तो वो किसी का पॉकेट मार लेते हैं, ऐसा चोरी कर लेते हैं, और फिर लोग उनको पीटने लगते हैं। और फिर सुनील दत्त साहब जो हैं वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि भाई कर दूं इनके हवाले आपको, वरना ये भारत की आम जनता है, इसके अंदर बहुत गुस्सा है एक्सेट्रा। ऐसा ऐसा होता है हमारे देश में, राइट। कि अगर कोई बस स्टॉप पे या फिर ट्रेन स्टेशन पे या फिर मंदिर में या किसी जगह पर अगर कोई पॉकेट मार मिल जाए और वो पकड़ा जाए, तो ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कभी मच्छर भी नहीं मारा है, वो भी इस पिक पॉकेट या फिर इस चोर को एक दो लाफे मार के चला जाएगा और उसको धमकाएगा, डराएगा, ये सारी चीजें करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इतने सारे लोग हैं, भीड़ इकट्ठा हो गई है, इसको मार लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी एरिया का अगर कोई भाई है, कोई गुंडा है, वो कुछ भी गलत चीज कर ले तो लोग इकट्ठा होकर हिम्मत नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पर लोगों को इस सिचुएशन में इंस्टेंट जस्टिस चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आ गया तो इंस्टेंट जस्टिस छोड़ो, आप भाग जाओ, ये सिचुएशन है। तो दिस इज व्हाट ही कॉल्स क्रूअल कवर्डाइज। और बहुत सारे केसेस में हमने पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेटर, जज और एग्जीक्यूशनर बना लिया है। बहुत सारे केसेस में हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस वाला इनको पकड़ ले और फिर इसको गोली मार दे, राइट। तो जुडिशियरी और ये सारी चीजें क्या काम करेगी? और ये जब चीज होती है ना, जब इंस्टेंट जस्टिस की डिमांड बढ़ती है, तब हम एक चीज भूल जाते हैं, जो बहुत ही डीप डीप एक पॉइंट यहां पर एक्सप्लेन किया है, कि हम ये चीज भूल जाते हैं कि हम इंस्टेंट जस्टिस की डिमांड क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो सिस्टम हमने क्रिएट की है, जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम, वो इतनी इनकेपेबल है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये हमें जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर सकती। और अगर आपको न्याय चाहिए तो वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा, जो लगना चाहिए उससे ज्यादा वक्त लगेगा, सालों चले जाएंगे, दशक चले जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपेंसिव है। तो ये सारी चीजें, और गारंटी भी कुछ नहीं है। लेकिन इंस्टेंट जस्टिस जो है वो चीप है, ऑन द स्पॉट है। इसलिए लोगों का एक झुकाव है इंस्टेंट जस्टिस की तरफ ज्यादा हो चुका है। लेकिन इंस्टेंट जस्टिस जो है वो हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को और ज्यादा बार्बेरिक बना देते हैं, यानी कि और ज्यादा क्रूर बना देते हैं। ये बुलडोजर कल्चर जो है वो भले ही ऊपर से हमें लगे कि अच्छा है, लेकिन ये सही नहीं है। अभी तक हमारे संविधान की वजह से जो भी चीजें हमने अचीव किया पिछले 7 दशकों में, ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर हम इंस्टेंट जस्टिस की तरफ भागेंगे। और इसका सॉल्यूशन यही है कि जो पूरी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो थोड़ी स्पीडी हो जाए, राइट समय पर लोगों को न्याय मिले। एक बार ये विश्वास, एक बार ये प्रैक्टिकल चीजें लोगों को दिखने लगे, तो फिर वो इंस्टेंट जस्टिस के प्रति जो एक झुकाव है वो चला जाएगा, और लोग जो है वो प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करेंगे, और हर क्षेत्र में लोग जो है वो एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। मींस मैं तो ये कहता हूं कि छोटी छोटी चीजों में लोग डस्टबिन में कचरा डालने लगेंगे। यू विल फाइंड इट वेरी फनी, बट यस, सिंगापुर में आप देखिए, वहां पर कोई हिम्मत नहीं करेगा कि कचरा यहाँ वहां फेंके। आप एक बार फेंक कर दिखाइए, आपको जेल हो जाएगी अगर आपने ऐसा किया तो। क्योंकि वहां पर चीजें जो हैं, मीन्स छोटे से छोटे रूल को रिस्पेक्ट किया जाता है। भले ही थोड़ा स्ट्रिक्ट लगेगा, बहुत स्ट्रिक्ट लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो लगेगा नहीं, वो चीज जो है वो सही थी, कि हर कोई जो है वो रूल्स को फॉलो करे। फिर ऐसा नहीं है कि चाचा विधायक हैं तो फिर अपनी सारे कार्स में विधायक का बोर्ड लगाकर घूमो, ब्लैक फिल्म्स लगा लो, टिंटेड ग्लासेस हैं आपके कार में, ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रुक रहे हो। ये जितनी भी चीजें जो एक व्यक्ति को, सामान्य इंसान को पसंद नहीं है, राइट, जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, वो तो ये सारी चीजों का विरोध ही करेंगे ना, कि मींस व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग हियर, कि उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही है, या फिर सभी के लिए चीजें इक्वल होनी चाहिए। ये अगर ऐसा एक समाज हम निर्माण करना चाहते हैं, तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, अगर क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम या फिर इन जनरल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर इंप्रूव हो जाएगी और रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो फिर हर क्षेत्र में उसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। लोग क्राइम करने से पहले 2 बार सोचेंगे, रूल्स तोड़ने से पहले 2 बार सोचेंगे, एंड दिस अप्लाइज टू एवरी, हर कोई सोचेगा, राइट। जैसे कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे ना कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को 50 पाउंड का फाइन हो गया।
हमारे यहाँ पर क्या हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर या फिर सीएम या फिर किसी एमएलए के ऊपर भी फाइन लगाकर दिखाइए, इट्स नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल सा है। एनीवे, दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आपके लिए एक प्रश्न है एंड स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। एंड आई विल सी यू सून, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।